प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लॉकडाउन है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ से मैंने 2 पहले ही वीडियो जारी कर दी हैं। अब ये मेरी तीसरी वीडियो है और इसमें मैं आपको मारियान जर्मेनिया, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और वियना संधि के बारे में बताऊंगा। तो आप देखिए, समझिए। मारियान और जर्मेनिया ये कौन थे? देखिए, मारियान और जर्मेनिया ये रूपक थे, उटोपिया, यानी कि ये एक कल्पनादर्श थे। मारियान फ्रांस का रूपक था और जर्मेनिया जर्मनी का। ये 2 नारियों के चित्र थे। इन्हें राष्ट्रों के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया। मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि जर्मेनिया जर्मनी का प्रतिनिधित्व करती थी। वास्तव में 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्रों को मानवीय रूप प्रदान किया और अभिव्यक्ति एक साधारण नारी के रूप में की। फ्रांस में 1850 में डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छपी है। विभिन्न प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत की जा सके। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है, क्योंकि जर्मनी बलूत वीरता का प्रतीक मानी गई है। कहने का मतलब ये है कि इन चित्रों को इसलिए दिखाया गया कि जिससे लोगों के अंदर क्या हो? लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी जा सके। अब मैं आपको कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बताऊंगा इस पाठ में जो दिए गए प्रतीक और उनके महत्व। टूटी हुई बेड़ियां ये आज़ादी का प्रतीक हैं। बाज, छाप, कवच ये जर्मन साम्राज्य का प्रतीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की राह का प्रतीक है। उगते हुए सूर्य की किरण एक नए युग का सूत्रपात करती हैं। इसके बाद अब मैं बताऊंगा आपको इटली के एकीकरण के बारे में। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक रूप से तब शुरू हुई जब यह एक बिखरा हुआ राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के मध्य यह 7 राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमार्ट में ही इतालवी राजघराने का शासन था। देश का उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के हेम्सबर्ग शासकों के अधीन था। मध्य इटली पर पोप का शासक था, पोप जो चर्चों में जो प्रभारी होते हैं उनका। तथा देश के दक्षिणी भाग स्पेन पर ब्रूबो वंश का अधिकार था। इतालवी भाषा में अभी साझा रूप धारण नहीं किया जाता। इटली के एकीकरण को सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय के अधीन संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया मुख्यतः 4 चरणों में पूरी हुई। विक्टर एमेनुअल द्वितीय के अधीन 3 अन्य व्यक्तियों का इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें मैज़िनी, काबूल और गैरिबाल्डी। मैज़िनी जो था वो 1830 में इटली के एकीकरण के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास किया। उस अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। ठीक है। इसके बाद काबूल 1848 में इटली में क्रांतिकारी विद्रोह शुरू हुए, परंतु ये विद्रोह असफल रहे। अतः इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमार्ट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर आ गई। उसने यह काम अपने प्रधानमंत्री काबूल को सौंपा। उसके प्रयासों से फ्रांस तथा सार्डिनिया पीडमार्ट के एक कूटनीतिक संधि हुई।
इसी संधि के परिणाम स्वरूप सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रिया को हराने में सफल रहा। इसके बाद में है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में गैरिबाल्डी के सशस्त्र स्वयंसेवकों जो रेड शर्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है, टेस्ट में आएगा क्वेश्चन, रेड शर्ट्स ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। 1860 में उसके स्वयंसेवक दक्षिण इटली तथा सिसिली के 2 राज्यों में प्रवेश कर गए। वे वहां किसानों के सहयोग से स्पेनी शासकों को हटाने में सफल रहे। इसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा वियना संधि की। तो वियना संधि क्या है, कब अस्तित्व में आई, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके क्या परिवर्तन हुए। तो वियना संधि 1815 में अस्तित्व में आई। इस वर्ष ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि एक समझौता करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन को कांग्रेस कहते थे, की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इन सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने मिलकर जो संधि तैयार की वह वियना संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के लक्ष्य क्या थे? इस संधि के लक्ष्य ये थे कि ये सब मिलकर, जितनी भी शक्तियाँ थी सब मिलकर नेपोलियन को इन्होंने हराया था। अतः इस संधि का मुख्य लक्ष्य नेपोलियन द्वारा जो जीते गए राज्य थे उन सबको समाप्त करना था और उसकी सारी शक्ति को खत्म करना था। तो उसमें से जो पॉइंट हैं वो कुछ इस तरह से: नेपोलियन के युद्धों द्वारा यूरोप में हुए परिवर्तनों को समाप्त करना, उन राजवंशों को पुनः स्थापित करना जिन्हें नेपोलियन ने हटा दिया था। यूरोप में कई नई रूढ़िवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई। रूढ़िवादी का मतलब पुरानी प्राचीन विचारधाराओं को अपनाने वाली बात है। वियना कांग्रेस द्वारा परिवर्तन, अनेक परिवर्तन किए गए। इसने क्या किया कि ब्रूबो वंश को सत्ता में सौंप दिया, सत्ता दे दी उन्हें। फ्रांस से नेपोलियन द्वारा जीते हुए प्रदेश छीन लिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर अनेक राज्यों का विस्तार कर दिया गया, देशों का। तो ये थी वियना संधि। इसके बाद वियना संधि की मुख्य समस्याएं क्या थीं? वियना संधि की मुख्य समस्याएं ये थी कि नेपोलियन द्वारा विजित प्रदेशों को पुनर्स्थापित करने की समस्या थी। यूरोप में क्रांतिकारी सिद्धांतों के प्रसार की समस्या थी। यूरोप में पॉप तथा चर्च के प्रभाव को पुनः स्थापित करने की चर्चा थी। ये सब बातें इसमें हुई और ये समस्याएं थीं, इनको दूर करने में बड़ी समस्याएं आई। और ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके साथ ही हम इस पाठ का समापन करते हैं। थैंक्स।